साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। संभव है गाड़ी बचने के लिए भगाई हो और किसान कुचले गए हों। यह दलील 4 किसानों को अपनी थार के नीचे कुचलने के आरोपी आशीष मिश्र के वकील द्वारा नहीं, बल्कि उसको जमानत देते हुए हाईकोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह जी द्वारा दी गई है। इस दलील के सामने आने के बाद इतना तो तय है कि न्यायमूर्ति साहब ये मानते हैं कि उस गाड़ी में जिसने किसानों को कुचला था उसमें आशीष मिश्रा खुद बैठा हुआ था और किसान कुचले गए थे, किसानों की मौत हुई थी। इसके बाद भी आशीष मिश्रा के प्रति सहानुभूति से यह सवाल उठता है, क्या वास्तव में न्यायपालिका अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, रसूखदारों के लिए, सत्ता के सहयोगियों के लिए, सत्ता के विरोधियों के लिए एक जैसा बर्ताव करती है? शायद इसी वजह से देश के अंदर समानता और सामाजिक न्याय की बात करने वाले तमाम सारे सामाजिक संगठन इस मांग को उठाते रहे हैं कि जिस तरीके से आईएएस आईपीएस बनने के लिए संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, उसी तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए भारतीय न्यायिक आयोग का गठन किया जाए, ताकि देश के मजलूमों, वंचितों और गरीबों को भी इंसाफ मिल सके। मौजूदा न्यायिक सिस्टम में जातिवाद के तो आरोप लगते ही लगते हैं, भाई भतीजावाद और परिवारवाद के भी आरोप लगते हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की बात सामने आती है कि न्यायिक सिस्टम महज कुछ परिवारों के हाथ की कठपुतली बन करके रह गया है। परीक्षाओं के माध्यम से अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस पहुंचेंगे तो कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि वहां भी डाइवर्सिटी होगी। एक ही मानसिकता के, एक ही विचारधारा के और कुछ एक जातियों के लोग ही वहां नजर नहीं आएंगे। क्योंकि इस देश में जाति सच्चाई है, इसलिए उसको झुटलाया नहीं जा सकता। बहुत ज्यादा तो उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन हां, इस सड़ांध मारते जातिवाद से कुछ हद तक निजात जरूर जुडिशरी में मिल सकता है। ये तमाम बातें करने के पीछे एक वजह है। तिकुनिया कांड यानी कि लखीमपुर में जहां पर 8 लोगों की मौत हुई थी, 4 किसान एक थार गाड़ी के नीचे कुचल करके मार दिए गए थे। उस घटना में मुख्य आरोपी बना था देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्रा। उसको जमानत मिल गई है। हिजाब और नकाब के शोर के बीच में किसी मीडिया वाले ने जहमत नहीं उठाई कि देश के लोगों का इस बात पे रुख जाने, किसानों से पूछ लें कि उनके अंदर कितनी पीड़ा है। इसको जमानत मिलने के बाद देश के न्यायिक सिस्टम में सबको अधिकार है कि सब अपने अपने ढंग से अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ें, मगर अंतर साफ दिखाई देता है, पक्षपातपूर्ण रवैया साफ दिखाई देता है। न सिर्फ अन्य मामलों में, बल्कि देखिए, मुख्य आरोपी था, 8 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 4 किसान थे, गाड़ी के नीचे कुचल करके मारे गए थे। 2 लोग बताए गए थे कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे, 1 पत्रकार, 1 ड्राइवर। 6 लोगों की मौत के पीछे असली गुनहगार बताया गया था आशीष मिश्रा। एसआईटी गठित की गई थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम। दिसंबर में उसने जब आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की थी तो उस समय कहा था कि आशीष मिश्रा ने सोची समझी साजिश के तहत किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचला है। इतने सख्त रवैये के बाद एसआईटी के 128 दिन में जमानत पा जाता है, जबकि मुख्य आरोपी था, लेकिन उसका एक मित्र अंकित दास, जो मुख्य आरोपी नहीं सहयोगी था, उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है। अपने अन्यायपूर्ण और पक्षपातपूर्ण फैसलों को कोर्ट की अवमानना जैसे हथियार के नीचे दबा के रखने वाले इन धरती के माइलॉर्ड्स के खिलाफ इसलिए कोई आवाज नहीं उठती, मगर संविधान के तहत मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत मैं इतनी आवाज जरूर उठा सकता हूं। कुछ फैसलों का उदाहरण आपको दे सकता हूं, जिनके आधार पर आप खुद ये सोचने पर विवश होंगे कि वास्तव में कोर्ट के द्वारा जमानत पर लिए जा रहे फैसले कहीं सत्ता पोषित तो नहीं है। आशीष मिश्रा के ऊपर जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज था, 147, 148, 149, 302, 307, 326, 34, 427, 120 बी, 3/25, 5/27, 39 आर्म्स एक्ट, इनमें तमाम सारी धाराएं ऐसी हैं जिनमें जो गैर जमानती हैं। 302 यानी कि किसी की जान ले लेना,
आपराधिक षड्यंत्र रचना। और भी हैरत की बात देखिए, पहले कोर्ट ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दे दी। उस जमानत के आदेश में धारा 302, 120 का जिक्र नहीं था, मतलब इन दो धाराओं में जमानत नहीं मिली थी। आनन फानन में वकील करेक्शन एप्लीकेशन डालते हैं शुक्रवार को, तुरंत सोमवार को उस पर सुनवाई भी हो जाती है। 10 फरवरी को आदेश को बदलते हुए 14 फरवरी को फिर से आदेश पारित किया जाता है कि इन दो धाराओं में भी जमानत दी जाती है। मतलब कितनी भी धाराएं हो, इन प्रकारेण जमानत देना था। इस मामले में तो कम से कम ऐसा नजर आता है। दलाल भांड और कॉरपोरेट मीडिया भले ही लोगों को हिजाब में फंसा करके रखना चाहता है, लेकिन सोशल मीडिया पर तमाम सारे लोगों ने कुछ तस्वीरें शेयर करना शुरू कर दिया। पहली तस्वीर थी पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की, विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरी तस्वीर थी जवरिया रिटायर्ड किए गए आईपीएस अमिताभ ठाकुर की, और तीसरी तस्वीर थी आजम खान की। इन 3 तस्वीरों के अलावा तमाम सारी तस्वीरें शेयर करके लोग भारत के न्यायिक सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। शुरुआत करते हैं आजम खान से। रामपुर सीट से 9 बार विधायक रहे, 4 बार मंत्री रहे, मौजूदा सांसद हैं। उन आजम खान के ऊपर 2017 में जब विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे तो हलफनामे के अनुसार महज 1 मुकदमा दर्ज था, लेकिन इस बार 2022 में जब विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं जेल में रहते हुए, तब उनके ऊपर 87 मुकदमे दर्ज हैं। यानी कि 86 मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के राज्य में दर्ज हुए। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर 43 मुकदमे हैं, उनकी पत्नी फातिमा तंजीन पर 35 मुकदमे हैं। मतलब जिस परिवार के ऊपर 2017 में महज 1 मुकदमा था, उस परिवार के ऊपर भगवाराज में 165 मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। इस योगी राज से पहले 1 मुकदमा जो उनके ऊपर दर्ज था वो किसी के मर्डर का, चोरी का, छिनैती का, डकैती का, जमीन कब्जा करने का नहीं, बल्कि चुनाव के दौरान आपत्तिजनक भाषण देने का था। कुल मिलाकर के अगर मुकदमों की फहरिस्त देखते हैं तो एक बात समझ में आती है कि सरकार को सबसे ज्यादा नफरत थी कि आजम खान ने रामपुर में माइनॉरिटीज के लोगों के पढ़ने के लिए जौहर यूनिवर्सिटी क्यों बनवा दी, क्योंकि सबसे ज्यादा मुकदमे इसी जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ हैं। मुकदमों का तरीका भी देखिए, किताबें चोरी करने के, भैंस चोरी करने के, बकरी चोरी करने के, लाइट चोरी करने के, फर्जी एनओसी, फायर एनओसी लगाने के, और जौहर यूनिवर्सिटी में किसानों की जमीन कब्जा करने के, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के। जिस मामले में तीनों लोग जेल गए उसमें आरोप किसी के मर्डर का नहीं था, बल्कि फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने का था। आरोप यह लगाया गया था अब्दुल्ला आजम पर कि उनकी उम्र 25 साल नहीं थी, लेकिन फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर उम्र 25 दिखा दी गई। क्या यह अपराध नहीं है? बिल्कुल अपराध है। लेकिन 4 किसानों को गाड़ी से नीचे कुचल देने से बड़ा अपराध न मेरी नजर में है, न आईपीसी की नजर में है, न ही संवैधानिक नजर में है। मगर अफसोस 128 दिन में आशीष मिश्रा को जमानत हो गई है। ध्यान रखिएगा, तंजीन फातिमा को सिर्फ इन फर्जी कागजात को बनाने में सहयोगी की भूमिका निभाने में 300 दिन तक जेल में रहना पड़ता है। बेटे के ऊपर भी यही आरोप था। 690 दिन यानी कि तकरीबन 23 महीने तक जेल में रहे, और आजम खान तकरीबन 2 साल से यानी कि 700 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं, उनको जमानत नहीं दी जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर आप खुद जज करिए कि वास्तव में न्यायिक सिस्टम पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है या नहीं। सरकार का न्याय देखिए, धनंजय सिंह जिसके ऊपर 25,000 का इनाम है, कोर्ट की तरफ से भगौड़ा अपराधी घोषित किया गया है। 6 महीने पहले उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने कहा था कि हम घर की कुर्की करवाएंगे, लेकिन मौजूदा खबरें यह आती हैं कि कभी जौनपुर में क्रिकेट खेलता हुआ देखा जाता है, कभी खबर आती है कि जौनपुर की मल्हनी सीट से न सिर्फ चुनाव लड़ेगा बल्कि चुनाव प्रचार करते हुए तस्वीरें भी सामने आती हैं। सोशल मीडिया पर ट्वीट भी की जाती हैं, तमाम मीडिया संस्थान उस खबर को कवर भी करते हैं, लेकिन पुलिस की नजरों से ओझल है। वहीं दूसरी तरफ आजम खान के परिवार के खिलाफ
कुर्की करने के लिए रिक्शे पर माइक रख करके घोषणा की जाती है, पूरे शहर में यानी कि रामपुर में ढिंडोरा पीटा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अमिताभ ठाकुर, जिन्होंने अपने घर पर लिख लिया था जवरिया रिटायर्ड आईपीएस, कुछ दिन पूर्व योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं। इसके बाद बेतरतीब तरीके से घसीटते हुए पुलिस उनको जेल ले जाती है। 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक रेप पीड़िता ने आत्मदाह करने की कोशिश की, बाद में उसकी और उसके मित्र की मौत हो जाती है। आरोप यह लगाया गया कि रेप पीड़िता ने कहा था कि अतुल राय, जो घोसी से बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने इस लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। अमिताभ ठाकुर उन सांसद महोदय को बचाने की कोशिश कर रहे थे। आरोप सही है नहीं, इसकी पड़ताल और विवेचना करना पुलिस और कोर्ट का काम है। मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। लेकिन देखिए धाराएं 120 बी, 167, 195A, 218, 306, 504, 506। तुलना करिए आशीष मिश्रा के केस से। इनकी गिरफ्तारी होती है तकरीबन 170 दिन से, यानी कि 5 महीने से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं। जबकि इसी मामले में उसी रेप पीड़िता ने कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों पर भी आरोप लगाए थे। एसएसपी अमित पाठक, सीओ अमरेश सिंह, एसआई संजय राय और उसके सहयोगी विवेक राय समेत तमाम लोगों पर आरोप लगाए गए थे। लेकिन जवरिया रिटायर्ड किए गए अमिताभ ठाकुर ने यह गलती कर दी थी शायद कि उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ने की घोषणा कर दी थी। इसी के बाद उनके ऊपर आफत का पहाड़ टूटा। बहरहाल जमानत कब मिलेगी ये जुडिशरी ही जाने। हम अगला उदाहरण आपको बता देते हैं। संजीव भट्ट 1988 बैच के गुजरात कैडर के बर्खास्त आईपीएस, इनका नाम लेने में अच्छे अच्छे पत्रकारों की जबान थर्रा जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे कट्टर दुश्मन हैं। शायद इसी वजह से निलंबन झेला, फिर बर्खास्तगी झेली, अब आजीवन कारावास की सजा झेल रहे हैं। यूं ही नहीं ये बात कह रहा हूं, असली आरोप उनके ऊपर जो भी हो, लेकिन वजह यह बताई जाती है कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यानी कि गुजरात सरकार के बेहद करीबी हुआ करते थे। तब सरकार ने उनके खिलाफ जितने भी मामले थे सब में हलफनामा देते हुए कहा था कि इसमें जांच ना करवाई जाए, उस जांच को रोक दिया जाए। लेकिन जैसे ही वो 2011 में सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर करते हुए बताते हैं कि 27 फरवरी 2002 की शाम, यानी कि जिस दिन गोधरा कांड हुआ था, सीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी ने कुछ पुलिसकर्मियों की बैठक बुलाई थी जिसमें वो भी मौजूद थे। हालांकि इसकी पुष्टि है या नहीं ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन हलफनामे में उन्होंने लिखा था कि उस बैठक में मैं मौजूद था और पुलिस अधिकारियों से तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हिंदुओं को उनका गुस्सा निकालने की छूट देनी चाहिए। मतलब सीधे सीधे एक मुख्यमंत्री पर दंगा भड़काने के आरोप लगे थे। इसके बाद कभी सीएम के करीबी रहे संजीव भट्ट उनके दुश्मन नंबर 1 बन जाते हैं। इस हलफनामे के बाद ही 2011 में निलंबित होते हैं, 2015 में बर्खास्त होते हैं, 2019 में 30 साल पुराने मामले में यानी कि 1990 में संजीव भट्ट जामनगर के एडिशनल एसपी थे। उसी साल लालकृष्ण आडवाणी जी ने, नाम तो याद होगा, जिनके कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चरण छुआ करते थे, आजकल मार्गदर्शक मंडल में हैं, उन्होंने राम रथ यात्रा निकाली थी। इस यात्रा के बाद दंगे हो गए थे। दंगे के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए संजीव भट्ट ने एक बीएचपी कार्यकर्ता को हिरासत में लिया था। आरोप यह है कि उसको इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई, मगर मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसको छोड़ दिया गया था। घर से निकलने के बाद 11 दिन बाद उसकी मौत हुई थी और यह कहीं पुष्टि नहीं हो पाई थी कि पुलिस की पिटाई से भी मौत हुई थी। मतलब 1990 का मामला था और आकर के 2019 में जामनगर की स्थानीय अदालत उसमें फैसला सुनाती है और आजीवन कारावास की सजा दे देती है। मामला बहुत पेचीदा है, ज्यादा इसको बताने की कहने की हैसियत में नहीं हूं, कम बताया है, ज्यादा समझ लीजिए और समझ लीजिए क्यों इस देश में न्यायिक सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए न्यायिक सेवा आयोग की जरूरत है। यानी कि परीक्षा से पास किए हुए लोग अगर आएंगे तो पूरी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है
जिस तरीके से आईएएस आईपीएस में डाइवर्सिटी हुई है, उसी तरीके से जुडिशरी में एक ही विचारधारा, एक ही मानसिकता, एक ही परिवार, एक ही जाति के लोगों की भरमार नहीं रहेगी। तो निश्चित तौर पर डाइवर्सिटी आने से कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा। हैरत की बात देखिए, लोअर जुडिशरी यानी कि जेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने के लिए, सीजीएम बनने के लिए, एडीजे तक पहुंचने के लिए पीसीएसजे यानी कि पीसीएस जुडिशरी का एग्जाम होता है, उसके माध्यम से लोग जजेस बनते हैं। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई एग्जाम नहीं, इसीलिए कॉलेजियम सिस्टम पर लगातार सवाल उठते हैं। चलते चलते दो घटनाओं का और जिक्र कर देता हूं। स्वामी चिन्मयानंद अच्छी तरह से याद होंगे। एक लड़की ने जो उन्हीं के विद्यालय में पढ़ती थी, आरोप लगाया था अपने खिलाफ छेड़छाड़ का, रेप का। वीडियो भी वायरल हुआ था। स्वामी चिन्मयानंद का क्या हुआ, खबर पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं। जबकि रेप पीड़िता लगातार आरोप लगाती रही कि मुझे धमकाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ गायत्री प्रजापति के खिलाफ एक महिला आरोप लगाती है, बार बार बयान बदलती है, महिला की भूमिका भी संदिग्ध होती है। लेकिन 5 साल से, जब से यह सरकार है, गायत्री प्रजापति जेल में है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र।